हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड फीइंग होती है। वो एक सेक्शन पे जाती है जो क्लब का सेक्शन था। वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम है शेन और ये इस ड्रामे का मेन लीड है। और उसे देखते हुए बोलती कि आज तो मैं तुम पे जितना पैसा वेस्ट करूंगी बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा और ठीक है क्योंकि तुम काफी गुड लुकिंग हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे ऐसे किस करने लगती है और जो हमारा बंदा था उससे वो अब अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर नहीं पाता और वो उसे किस करने लगता है और इस तरह से इन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। सुबह दिखाया जाता है जब हमारी फेंग उठती है तो वो देखती है आसपास कोई नहीं है, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेकेड थी, बस एक कोट से उसे कवर किया गया था। वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और उसके बाद वो वहाँ से निकलने वाली होती है। बाहर आते टाइम दिखाया जाता है जो हमारी फ्रेंड थी उसका कंपनी बैंकरप्ट हो गया था, जिस बात की वजह से जो उसके पापा थे उन्होंने खुदकुशी कर लिया हुआ था और उसे किसी का डिवोर्स का ब्लेम भी लगा हुआ था और बहुत गंदी गंदी चीज़ें मीडिया वाले उसे बोल रहे थे। इवन कि उसने किसी मॉडल को हायर करके अभी रिसेंटली वन नाइट स्टैंड कर लिया, इसके बारे में भी न्यूज़ बना हुआ था और वो जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी शेन थी वो अब अपने पापा की मौत के बाद उसका जो घर था वो सील हो गया था, इसीलिए वो 2-3 महीनों के बाद वहाँ से शिफ्ट हो जाती है अपनी नैनी के साथ, जिनको वो मामा बोला करती थी। और वो अभी प्रेग्नेंट भी थी क्योंकि 3 महीने का टाइम जा चुका था। अब हमें दिखाया जाता है 5 साल बाद जब वो वापस आती है तो उसके पास एक बेबी था और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो उसके रिलेटिव से उसे अच्छे से वेलकम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ ऑलरेडी कोई और बंदी थी, बायलू नाम की लड़की, जो अपने बेबी के साथ आई हुई थी और सब लोग उसी के वेलकम पे लगे हुए थे। और हमें अब दिखाया जाता है जो फ्रेंड थी उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं था। रात तक वो वहीं पर पड़े हुए थे अपने बेबी के साथ। तभी बारिश होने लगती है और एक गाड़ी आके दूसरी गाड़ी को ठोक देती है। ये लोग देख रहे होते हैं तभी जो गाड़ी के अंदर से एक बंदा था, उसका हाथ ही दिख रहा था जिसमें बहुत लंबा वाला टैटू था और वो बोल रहा था कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। वो टैटू देखने के बाद फ्रेंड याद करती है उस बंदे को जिसके साथ उसका 5 साल पहले वन नाइट स्टैंड हो गया था। वो सोचती है कि यही इंसान है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। वो भागने लगती है गाड़ी के पीछे, लेकिन वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो था यानी कि जो शेन था वो अभी ट्रीटमेंट करा रहा था और वो याद कर रहा था कोई बंदी उसकी गाड़ी के पीछे भागी हुई थी। और उसके बाद वो सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हो गया था 5 साल पहले, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा श्योर नहीं था। हमें दिखाया जाता है फिर से फ्रेंड को कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गया है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे वो उस कंपनी में जॉब के लिए जाती है, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर उसकी कंपनी का यानी कि जब उसका कंपनी सही सलामत हुआ करता था उसी टाइम का एक्स मैनेजर था जो अभी बेचारी का बहुत बुरी तरह से मजाक बनाने लग जाता है। और फ्रेंड सोचती है मैं ऐसे कंपनी में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे वो जाने वाली थी उसकी जो मामा थी वो कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया, अब हमें जल्द से जल्द एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे लेके आ जाना। तुम अगर एडवांस पेमेंट मांग पाओ तो ठीक है, वरना 1 महीना तो हम वेट कर सकते हैं, स्कूल को बोल देंगे। ये सुनने के बाद वो उस काम करने के लिए मान जाती है। और उसके बाद उसे ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो उसका एक्स मैनेजर हुआ करता था उसे बिल्कुल भी एक मौका नहीं छोड़ा था उसके बारे में कोई गंदी सीधी बातें बोलने के लिए। हमें दिखाया जाता है एक दिन जो फ्रेंड थी लिफ्ट में होती है, लिफ्ट से जा रही थी तभी वो वहाँ पर प्रेसिडेंट से मिलती है, प्रेसिडेंट यानी कि सेन। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये वही प्रेसिडेंट है। ये तो बस इसको ये मानते हैं कि कोई मॉडल है, मतलब जिसको उसने हायर करके वन नाइट स्टैंड कर लिया था, तो अभी वो ऐसा कोई काम करता होगा सोचती है, इसीलिए वो उसे बिल्कुल देख नहीं रही थी। और वो मनी मन उसे गालियाँ दे रही थी कि काश उसने उस दिन प्रोटेक्शन यूज़ किया होता तो मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती, सोच रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट का जो फ्लोर आता है वो बाहर निकलने वाली थी, वो वहीं पर गिर जाती है और जो हमारा बंदा था शेन उसे देखे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो मैनेजर था वो फ्रेंड को बुलाता है पार्टी में, और वहाँ पर जाने के बाद पहले तो उसके खानदान के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगता है और उसके बाद उसे अकेले में ले जाकर बोलता है कि आज हम लोगों ने जितना पार्टी किया सारा पे करो। ये सुनने के बाद पहले तो फ्रेंड मना करती है, लेकिन बाद में वो उसे बता देता है कि अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे कांड सारे फ्रेंड्स को बता दूंगा। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा
परेशान होने लग जाती है और उसके बाद वो सोचती है कि मैं कैसे पैसे लूँ, मतलब पैसे कैसे अर्न करूँ अभी के अभी, मुझे तो पैसे बहुत चाहिए। और वो भागते जाती है तो वो उसी क्लब में देखती है शेन को, जो एक मास्क पहन के बैठा हुआ था और उसका जो पहनावा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो सच्ची में कोई कॉल बॉय है। और उसके बाद वो सोचती कि इसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, मैं इससे मदद मांग लेती हूँ। और उसके बाद वो भागते जाती है उसके पास और वो उसे बोल देगी, तुम्हें याद हो ना, मैं हमारा रूम नंबर 306 5 साल पहले वो सारी चीज़ें बताने लगती है। और जो हमारा शेन था वो बोल रहा था कि यहाँ से तुम दफा हो जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, अगर तुमने उस दिन कोई सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन यूज़ किया होता तो मेरे साथ कुछ ना होता। पता है तुमने मेरी लाइफ के साथ क्या किया है, तुम कैसे प्रोफेशनल हो, ऐसा वो बोल रही थी। यानी कि वो अभी भी उसे कोई प्रोस्टिट्यूट ही समझ रही थी। तभी शेन बोलता है कि तुम थी जिसने मुझे ऑर्डर किया था, तुम थी जिसने मुझे ऑर्डर करके पैसे दे के अपने साथ सोने के लिए बुलाया था, और तुम मुझे अभी गालियाँ दे रहे हो। बोलता है। ये सुनने के बाद जो हमारी फ्रेंड थी वो बोलती कि फिर भी तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसा हो बोल के उसे गालियाँ देने लगती है। शेन बोलता है कि एक बात बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? ये सुनने के बाद फ्रेंड बोलती बिल्कुल भी नहीं। और वो मनी मन सोच रही थी कि अगर होंगी तो भी क्या कर लेगा ये, एक ऐसे भी ये ऐसा एक काम करता है। और उसके बाद वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे इंसान का बच्चा पेट पे लेके चलने से अच्छा है मैं ऐसे ना मर जाऊँ। और उसके बाद जो शेन था वो बोलता है कि अच्छी बात है, अब बताओ तुम क्या चाहती हो, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा सर मत खाओ। और वो जाने वाली थी तभी फिर से मैनेजर कॉल करके बोलता है कि पैसे लेकर जल्दी आओ। तो वो वापस आती है, बोलती है कि अगर ये बात यहाँ तक आ चुकी है तो एक काम करो, तुम रिस्पॉन्सिबल थे उस दिन जो भी हुआ मेरे साथ उसके लिए, तो आप मुझे कंपेंसेट करके दो। अगर तुम उस दिन कोई प्रोटेक्शन यूज़ ना करते तो शायद मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ना आती, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद वो मनी मन में सोचती कि भले ही मेरा बेबी बहुत क्यूट है, इस पर तो बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा और मेरी लाइफ हेल बन गई है, ना मेरे पास पैसे है ना मेरे बेबी को मैं ऐसे छोड़ सकती हूँ, बोल के वो गालियाँ दे रही थी मनी मन में। और उसके बाद वो पूछता है शेन कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और उसके बाद जो हमारी फ्रेंड है वो बोलती है कि तुम जैसे इंसान कितना कमाते होगी, मुझे बता तुम कितना दे सकती हो। और वो बोलती है कि तुम ऐसे भी बहुत गरीब शरीब लग रही हो, अगर गरीब ना होते तो ये काम क्यों करते कोई कॉल बॉय वाला। एक काम करो, तुम ना मुझे टोटल 4 महीने तक उतना पैसा दो जो जितना तुम कमाते हो। और वो बोलता है कि कितना चाहिए, तभी वो बोलती इशारा करती है, वो बोलता है कि 4 मिलियन बार। और तभी जो फ्रेंड वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, तुम कहाँ कमा पाओगे इतना। और वो जो उसे तो पता ही नहीं था कि वो उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो बस बोलते हैं कि तुम दिन में जितना कमाओगे उसका 50% मुझे 4 मंथ तक दे दोगे तो चलेगा। वो बोलता है शेन कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद वो बोलती है चलो मुझे आज का पैसा दो। तभी जो शेन था वो बोलता है लेकिन आज तो मेरी कमाई हुई ही नहीं, एक काम करता हूँ मैं, तुम मुझे क्यों ना बुक नहीं कर लेती, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, तुम मेरी पुरानी कस्टमर हो, बोल के उसके साथ चिपकने की ट्राई करता है। और जो हमारी फ्रेंड थी वो बोलती कि नहीं नहीं मेरे साथ चिपकने की ट्राई मत करो, तुम अभी काम पे लगो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और वो जाने वाली थी और तभी वो बोलती कि एक काम करो, तुम मुझे अभी तो नहीं दे सकती लेकिन मैंने अभी ना रेस्टोरेंट में कुछ पैसा हुआ है तो क्या तुम उसको पे कर सकते हो। तभी वो बोलता कि हाँ ठीक है पे कर दूंगा। तो वो उसे एक पेपर पे साइन कराती है और उसे ऐसे अपने हाथ से ऐसे उसे उसके कंधे को पकड़ के बोलते कि एक काम करती हूँ, बाद में तुम मुझे जितने पैसे दोगे ना मैं उसमें ना कंपेंसेट कर लूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो शेन था वो फ्रेंड को कुछ पैसे भेजता है और उसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि मैं रिमेनिंग पैसे भेज दूंगा। और तभी जो फ्रेंड थी वो सोच रही थी कि ये तो कितना ऑनेस्ट बंदा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्रेंड थी वो बहुत टाइम के बाद उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिला था तो वो बोलती है अपने बेटे और अपनी अम्मी को कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। तभी वहाँ पर वो जो हमारी फ्रेंड थी वो देखती है शेन अपने गार्ड्स के साथ आया हुआ है, लेकिन उसकी अकल इतनी ज़्यादा घास चली गई थी कि उसे लगता है ये तो बॉडीगार्ड का जॉब करता होगा और वो उस बात को इग्नोर कर देती है। हमें दिखाया जाता है जो बेबी था फ्रेंड का वो एक बंदे को ऐसे खून में लथपथ देखता है और वो बोलता है कि अंकल आपको तो खून आई है, आपको मैं एम्बुलेंस बुला दूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं बेटा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उसी के हाथ पे कुछ चीज़ रख देता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है जो
शेन था वो अपनी गाड़ी में था, तभी हमें वो उसके लोग आते और वो बोलते कि वो बंदा भाग गया और हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके भाग गया। और शेन बोला था कि अगर वो चिप किसी और के हाथ में लगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शेन अकेले गाड़ी में था, उसके लोग उसी बंदे को ढूंढने गए हुए होते हैं और जो बेबी का कुत्ता था वो उसकी गाड़ी में आता है, तो वो उसके कुत्ते को लेने आया था बेबी, और बेबी डर जाता है। तभी शेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं बुरा नहीं हूँ, बुरा अंकल नहीं हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम जाओ वापस। और तभी वो ओके अंकल बोल के चला जाता है। तभी जो शेन था वो अपने गार्ड को बोलता है कि इसके पीछे पीछे जाओ जब तक इसकी मॉम ना मिले या फिर इसके जो पेरेंट्स हैं वो ना मिले। और उसका गार्ड जो उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में आज प्रेसिडेंट यानी कि शेन अपनी कंपनी के रेस्टोरेंट पे आया हुआ था, कैफेटेरिया पे, और सब लोग बोल रहे थे कि आज प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या काम आ पड़ा इनको, ऐसा बोल रहे होते हैं। फेंग होती है उसे अभी मैनेजर बुली कर रहा होता है और वो इतनी अनकंफर्टेबल हो रही थी, वहाँ से वो जाने की ट्राई करती है लेकिन वहाँ पर भी उसका पीछा करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर ही रहा होता है। और ये देख के शेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उन दोनों के बीच से निकल जाता है जहाँ पर वो मैनेजर के पैर को कुचल के जाता है और मैनेजर गालियां देने लगता है कि आंखें नहीं है क्या कर रहे हो। लेकिन बाद में जब जो हमारा शेन था उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम प्रेसिडेंट को गालियां दे रहे हो। ये सुनने के बाद जो हमारा बंदा था मैनेजर वो बोलता कि नहीं गलतफहमी है, सॉरी ऐसा वो बोलता है। और जो हमारी बंदी थी फेंग उसने ना अब तक ये पता लगाया नहीं है कि ये जो मैनेजर, ये जो प्रेसिडेंट और क्लब वाला बंदा एक ही है, क्योंकि जो क्लब वाला बंदा था पहली बार वो मिली थी तब वो ड्रंक थी तो उसे आइडिया भी नहीं है कि कौन है, वो बस थोड़ा फेस पहचानती थी और वो टैटू से पहचानती थी। और दूसरी बार मिली तो मार्क्स में, इसीलिए उसे अब तक नहीं पता कि ये वही प्रेसिडेंट है। और हमें ये दिखाया जाता है कि अगले वाले सीन में जो शेन का असिस्टेंट था वो बोलता है कि बस हमें कुछ मिल नहीं पाया, वो बंदा तो पकड़ा गया लेकिन उसके साथ वो चिप नहीं है, हम क्या करें। तभी शेन बोलता है कि एक काम करो सीसीटीवी देख लो, कुछ ना कुछ तो हमें पता लग ही जाएगा। हमें ये दिखाया जाता है फेंग का जो बेटा था अपनी मम्मा और नानी को बोल रहा था कि किसी अंकल ने मुझे ये दिया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी थे, लेकिन जो मॉम और नानी दोनों थे उसकी बातों को ऐसे टाल देते हैं क्योंकि उसे ना हमेशा ऐसे कहानियाँ बनाने की आदत थी। तो उन लोगों को लग रहा था उसने फिर से कोई सीरीज देखा होगा और उसी के हिसाब से वो स्टोरी बना रहा है। हमें यही दिखाया जाता है। अगले वाले सीन में फेंग जाती है एक शॉप में और उसके बाद उसी रह जाती है क्लब पे शाम को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो वहीं पर था, फिर से मैक्स पहन के बैठा हुआ था और वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी फेंग बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हुई हूँ, मुझे पता है तुम ना ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्री हो और ऐसे तो तुम कमा नहीं पाओगे, अगर तुम कमा नहीं पाओगे तो मेरा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे भी तो 50% चाहिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें ज़्यादा कमाने के लिए मैं मोटिवेट करूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे एक डिब्बे में कुछ देती है पाउडर जैसा। तभी जो शेन था वो बोलता है कि ये क्या है। ये सुनने के बाद जो फेंग बोलती है कि ये टॉनिक है, पता है इससे क्या होगा, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा, तुम आपके कस्टमर के साथ अच्छे रहोगे और वो सेटिस्फाई होंगे तुमसे और तुम्हें अच्छी रेटिंग मिलेगी। ये सुनने के बाद जो शेन था उसे ऐसे घूरने लगता है। और उसके बाद जो फेंग थी वो बोलती कि मुझे पता है तुम कैसी हो और तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करती हो, तो तुम्हें अपने होश में भी तो रहना चाहिए ना, तो तुम्हारा स्टेमिना भी मेंटेन होता रहेगा, घूरो मत। अब सामने वाली भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक तो हो सकती हूँ क्योंकि देखो तुम जितना कमाओगे उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना, ऐसा वो बोलती है। और जो फेंग था उस फेंग को शेन ऐसे बोलने लगता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ आंटियाँ आती हैं। आंटियाँ भी ऐसी वाली थी कि मतलब वो होता है ना कि शुगर डैडी टाइप की आंटियाँ जो मतलब अपने से कम उम्र के लड़के को खरीद के उसके साथ मौज मस्ती करने वाली आंटियाँ हैं। और वो बोलती है कि ये तो बहुत गुड लुकिंग बंदा है और बहुत यंग भी है, एक काम करते हैं इसको बुक करते हैं। और उसके बाद जो शेन था वो कुछ बोलता है, इससे पहले फेंग बोलती कि बिल्कुल नहीं, इसको तो मैंने बुक किया है, इसको मैंने बहुत पे किया है, तुम लोग ऐसे दफा हो जाओ। तभी वो आंटियाँ पागल हो जाती है और वो बोलते कि बताओ कितना पैसा पे करना है, तुमने जितना पैसा दिया है उसका दोगुना देंगे हम लोग। और तभी जो हमारी फेंग थी वो बोली थी कि नहीं मैं इसे शेयर नहीं कर सकती, ये सिर्फ मेरा है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो आंटियाँ बोलती कि हम लोग तुम्हें 2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, बोल के वो 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद बोलते कि ठीक है अब आप लोग इतना पे कर ही रहे हो तो ये आपका हुआ, बोल के वो जाने लगती है।
तभी जो शेन था वो उसे रोक के बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बच के जा पाओगे, अगर तुम यहाँ से गई ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनने के बाद फेंग बोलती है कि अपने कस्टमर को सर्व करो, वर्क हार्ड और सेटिस्फाई करना बोल के वहाँ से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो शेन थी वो सोचती है कि बहुत पैसा मिला आज तो फाइनली कुछ तो काम आएगा। और उसके बाद वो सोचती कि पर वो हैंडल कर लेगा ना, इतनी सारी आंटियाँ थी। पर मैं सोचती है कि यार मुझे उसके बारे में क्या सोचना, जो भी करे मुझे क्या, कौन सा मेरा कुछ लगता है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शेन था उसको और सारी आंटियाँ ऐसे बेहोश थी। तो ये बेहोश होने का रीजन गलत सलत आप लोग मत समझना, बल्कि उसका असिस्टेंट आया हुआ था और दोनों ने आंटियों के साथ कुछ तो कर लिया था, शायद उन दोनों को मार के बेहोश किया या फिर कुछ पिला के। और हमें ये दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो बंदी थी वो बाहर आ रही थी तो एक गाड़ी से ठोकने वाली थी और वो पहले गिर जाती है। और ये गाड़ी किसी और की नहीं यानी कि सेन की थी, यानी कि अभी वो प्रेसिडेंट के रूप में था। असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें मरना है क्या, और मरने के लिए प्रेसिडेंट की गाड़ी मिली। ये सुनने के बाद जो हमारी फेंग है वो कुछ बोलती, उससे पहले प्रेसिडेंट को देखने के बाद वो चुप हो जाती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो फेंग थी वो बोलती कि डेविल एक नंबर का कमीना इंसान है, हमदर्दी नाम की तो चीज ही नहीं है, पता नहीं कैसे बॉस बन गया, इतना पैसा कैसे कमा रहा है, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही फेंग अंदर चली जाती है तो मैनेजर फिर से अपने हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था, तो वो उसे बोलता है कि चलो स्विमिंग पूल साफ करो। पहले तो वो मना करती है, लेकिन बाद में सब लोग उसे बोलते हैं कि मैनेजर की बातें कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि अगर उनकी बातें टालेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि सैलरी। इस बात की वजह से वो अभी पूल साफ करने के लिए निकल जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है प्रेसिडेंट था यानी कि सेन, और सेन उसे घूर रहा था। वो अपने रिंग को ऐसे निकाल के स्विमिंग पूल में फेंकता है और वो बोलता है कि उसको लेके आओ। और ये सुनने के बाद जो फेंग थी वो बोलती कि एक बात बताओ बॉस, मैंने आपको कभी कुछ किया है क्या, आपको हर्ट किया है क्या, या फिर परेशान किया है क्या, आप मुझसे किस तरह का बदला निकाल रही हो। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता कि चुपचाप लेके आओ। और वो स्विमिंग पूल पे जाके रिंग भी लेके उसे दे देती है। और वो ऐसे बाथरूम पहन के बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो बोलता है कि तुम तो कमाल की बंदी निकले, तुम सीधा के सीधा प्रेसिडेंट को सीरियस करने आ गई। तुम क्या लगता है कि वो इतना अमीर बंदा, इतना मिलियनेयर बंदा तुम जैसी लड़की को मुंह भी लगाएगा, सोचो भी मत। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि लेकिन मैं ना तुम्हें एक्सपोज जरूर कर सकता हूँ कि तुमने किस तरह से एक बंदे को इस्तेमाल किया। और वो उसकी फिर से पास्ट के बारे में बोलने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के अपने शॉर्ट को खोलने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बेचारी परेशान हो जाती है, लेकिन लकीली वहाँ पर फेंग आ जाता है, सेन आ जाता है और उसके बाद वो उसे एक लात मार के पानी में धकेल देता है। और जो मैनेजर था वो बोला था कि किस बदतमीज की हिम्मत हुई, लेकिन जैसे वो दिखता है वहाँ पर प्रेसिडेंट है तो वो तो शौक में आ जाता है। और उसके बाद वो बोला था कि प्रेसिडेंट इसने मुझे सजेस्ट किया, ये इस टाइप की लड़की है, और उसके पास्ट के बारे में से कुछ भी बोल रहा होता है। तभी जो हमारा शेन था वो बोलता है कि अगर तुमने इससे एक भी और बोला ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। और उसके बाद मैनेजर चुप हो जाता है। जब मैनेजर गाड़ी से स्विमिंग पूल से बाहर आता है तो उस टाइम पे जो हमारा शेन था वो बोलता है कि इसे आप मैनेजर के पोस्ट से हटा के सिक्योरिटी गार्ड में लगाओ, वो भी पार्किंग एरिया के, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद जो हमारी बंदी थी उसे वो हक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमारी बंदी सोच रही थी कि ये एक नंबर का टेबल है, बहुत बड़ा बदतमीज है, बहुत अकड़ू है और हमेशा अपने से छोटे लोगों को बुली किया करता है, लेकिन आज इसने मेरी मदद जरूर की है, ऐसा वो सोचने लग जाती है। और कहीं ना कहीं वो आज शेन के अंदर की अच्छाइयाँ देख रही थी। हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेंग थी वो जाती है चेक को सटाने के लिए, चेक को एक्सचेंज करने के लिए, जो वो लेके आई थी सेन थे जब वो क्लब में था, यानी कि वो कॉल बॉय वाला सेन समझ के। तो वो देखती है कि वो तो बाउंस हो चुका था। तो असल में जो हमारा शेन था उसी ने उसे मजा चखाने के लिए एक पहले चेक साइन करके दिया, बाद में उसने बाउंस करवा दिया था। वो सोचती है कि पक्का उसी की किसी कस्टमर ने ना पैसे पहले दे दिया होगा और बाद में बाउंस करवा दिया, ऐसा वो सोचती है। और वो सोचती है कि चलो मैं उसे क्लब में जाके मिलती हूँ। और वो क्लब में जब जाती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा माहौल था, मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी थी। वो वहाँ पर क्लीनर को पूछती है यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसी क्यों सिचुएशन है। इस देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि कल किसी की यहाँ पर शायद मौत हो गई होगी क्योंकि बहुत खून थे यहाँ पर। इस सोचने के बाद वो बोलती कि क्या ऐसा हुआ था क्या, और वो सोचती कि क्या वो मर गया। और वो एक सिचुएशन याद कर रही थी जहाँ पर बहुत सालों के बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ और हमारी जो फ्रेंड थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो उस टाइम पे
वो पूछता है उसका बेटा कि मम्मा एक बात बताओ, हमारे पापा कहाँ पर है, उनकी मौत कैसे हुई थी। तो वो बोलती है कि बेटा मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई थी, ऐसा उसने बोला था। और उसके जो बेटा था, बड़ा वाला बेटा मतलब, वो बोला था कि आप बहुत गंदी हो, आपकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई, आई हेट यू मम्मा बोल रहा था। और अभी वो याद करती है और ये सब उसका सपना था, लेकिन वो उसे रियलाइज होता है कि मैंने कल कुछ ज़्यादा लालच कर लिया, 5 बंदियों ने मेरे बच्चे का जो पिता है उसे मार डाला, ऐसा वो सोचती है। और वो परेशान होते हुए पूरे क्लब में ढूंढने लगती है कि कहाँ पर है सेन, कहाँ पर है, और उसे मिल नहीं रहा था। वो तो हर किसी बंदे को चेक कर रही थी जिसने बिल्कुल सेन की तरह मास्क पहना हुआ था, एक कंफर्म करने के लिए कि कहीं यही तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं था। और वो किसी भी रैंडम मार्क्स वाले बंदे को पकड़ के बोल रही थी कि तुम ठीक हो ना। और वो बोलता है कि मैम आप कौन है। और दूसरी लड़की जिसने उस बंदे को बुक किया होता है वो उसे मारने लगती है, लेकिन लकीली वहाँ पर शेन आ जाता है। और शेन एज यूजुअल गुड लुकिंग, हैंडसम और रेड ड्रेस में काफ़ी अच्छा लग रहा था और मास्क भी पहना हुआ था। और वो बोलता है कि ये मुझे ढूंढ रही थी, गलतफहमी हुई है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। और जब हमारी फ्रेंक सेन को देखती है तो वो तो इतना खुश होती है, वो बोलती कि तुम जिंदा हो, आई एम सो हैप्पी, तुम सही हो ना, तुम सही सलामत हो ना, ऐसा वो बोलती है। और वो ऐसे देख रही थी, आज उसकी शक्ल को देखने की ट्राई करती है और वो बोलती कि तुम सच्ची में तुम ही हो ना। और तभी जो शेन है उसे बोलता है कि अब क्या कपड़े उतार के बताऊं, मतलब कपड़े उतार के देखोगी तो पता चलेगा कि मैं ही हूँ ऑब्वियसली, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो बंदी है उन लोगों को सॉरी बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो बोलता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। और फेंग बोलते हैं कि ठीक है। बाहर जाने के बाद जो हमारी फेंग थी वो तो शेन को कंटिन्यूसली सॉरी बोले जा रही थी। वो बोलते हैं कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही लालच कर लिया, आई एम सॉरी। और जो शेन था उसे बोला था कोई बात नहीं, मतलब उसे इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा होता है। और जो शेन था उसके पास तो अब महंगी गाड़ी थी और वो बोलता है चल गाड़ी के अंदर चलो। और गाड़ी देखने के बाद फिर से हमारी फेंग बकबक करना स्टार्ट कर देती है। शेन को फेंग बोलती है कि अरे वाह तुम्हारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है, क्या बात है, तुम करते क्या हो, एक काम से तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता कि तुम गाड़ी कमा पाओ, तुम्हारे पास इतना बड़ा गाड़ी आया कहाँ से, क्या बात है, कोई कस्टमर ने दिया है क्या तुम्हें खुश होके, या फिर कोई अमीर बंदे ने तुम्हें अडॉप्ट कर दिया, मुझे बताओ ना क्या बात है, बोलने लग जाती है। और उसके बाद शेन बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में तो हर वक्त पैसा ही घूमता रहता है ना। और उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है और वो गाड़ी के अंदर बैठती है। और उसके बाद भी वो उसे बोल रही थी कि क्या बात है, कोई तगड़ी पार्टी को फंसा लिया है क्या, ऐसे अच्छी बात है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, लेकिन ना तुम ये सब हमेशा नहीं कर सकती, कुछ अच्छा सा काम भी ढूंढो, ऐसा वो बोल के उसे लेक्चर देने लगती है। और उसके बाद वो अचानक से अपने बॉस के बारे में गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगती है, लाइक इतना बड़ा सड़ुआ आदमी है, उसकी वजह से पता है आज मैं पूरा दिन इतनी परेशान रही, पहले तो उसके गाड़ी के सामने मैं आ गई और ऑलमोस्ट मैं टकरा जाने वाली थी, पैर पे चोट आई थी। ऑफिस पे जाने के बाद मैनेजर ने मुझे पूल साफ करने के लिए बोला और पूल साफ करने गए तो मेरा सड़ा हुआ बॉस अपना रिंग फेंक के बोलता है कि उसे निकालो। और उसके बाद फिर से मैनेजर ने मुझे परेशान किया और आके उसने बचा तो लिया, लेकिन पता है इतनी प्रॉब्लम हो गई सारी की सारी उस मनुष्य बॉस की वजह से, बोलती है। बॉस का नाम सुनने के बाद जो शेन था वो गाड़ी का ब्रेक लगाता है और जो हमारी फेंग है वो टकरा जाती है और वो बोलती है कि थोड़ा आराम से चलाओ, क्या कर रहे हो। और उसके बाद फिर से हमारा जो बंदा था शेन वो बोलता है कि क्या बात है, तुम अपने बस को कुछ ज़्यादा ही नफरत करती हो क्या। और ये सुनने के बाद फेंग बोलती कि उस मनुष्य को कौन प्यार करेगा, पता है अकल वकल तो है नहीं, बस पैसा कमा लिया तो सबको ऐसा ऑर्डर देता फिरता है, पता है एक नंबर का साइकोपैथ है। ये सुनने के बाद वो फिर से गाड़ी को ऐसे रोक लेता है और उसके बाद वो फिर से टकरा जाती है। और फेंग शेन को पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गंदी वाली ड्राइविंग क्यों कर रही हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो हमारी फेंग थी वो बोलते कि ऐसे अगर तुम्हारी जो बंदी है, मतलब जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया हुआ है, जिसने तुम्हें गाड़ी दिया है, उसके पास इतना पैसा है, वो अमीर है, तो एक काम करो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ असिस्टेंट रख लो, ऐसे भी तुम दिन में कितना कमाते होगे, अगर तुम्हारा कोई असिस्टेंट होगा तो वो काम मैनेज करेगा और तुम्हारे ज़्यादा क्लाइंट को तुम हैंडल कर पाओगे। और ट्रस्ट में अगर तुम मुझे काम पे रखोगे ना तो मैं एटलीस्ट दिन में तुम्हें 10 कस्टमर से तो मिला ही दूंगी, सोचो हमारा 50-50 कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा
ऐसा वो बोलने लगती है। ये सुनने के बाद जो हमारा शेन था वो गुस्सा करके बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में तुमसे ज़्यादा ग्रेडी वुमन तो देखा नहीं है, तुम बहुत बड़ी मतलबी हो और बहुत लालची हो, अगर इससे ज़्यादा कुछ बकी ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, यहाँ से दफा हो जाओ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो हमारी फेंग थी वो बोलती कि अरे तुम तो नाराज हो गए, और जो जिस तरह से देख रहा था सेन उसकी वजह से वो गाड़ी से निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कल रात मैडम ने अब अपने खुद के बॉस को ही तो बहुत कुछ तो सुना दिया किसी और कैरेक्टर में से ही, तो उसका नतीजा ये होता है कि जिस पोस्ट में हमारी जो फेंग ऑफिस पे अपॉइंट हुई थी उस पोस्ट से उसे ट्रांसफ़र करवा के क्लीनर के पोस्ट पे रखवा दिया जाता है। और अभी हमारी जो फेंग है वो सोचती है कि पक्का इसी ने किया होगा, यानी कि उसके बॉस ने, और वो सोचती है कि ये तो मनुष्य हमेशा दूसरों के साथ गलत ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, तो मेरे साथ भी आ गया ऐसा वो बोल के गालियाँ देने लगती है मनी मन में। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में शेन को उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि बॉस हमारा जो चिप है वो 5 साल के मतलब 4 से 5 साल के बच्चे के पास है, वो वीडियो क्लिप में देखा गया है कि उस बंदे ने उसे दिया है। इस सुनने के बाद शेन बोलता है एक काम करो, उस बच्चे के बारे में पता लगाओ कहाँ पर है वो, और हमें वो चिप वापस चाहिए, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है और के दूसरे वाले सीन में जो फेंग थी वो कहीं जा रही थी क्लीनर वाले ड्रेस में, तभी वो देखती है उसका एक्स आ रहा था उसके ऑफिस में, और वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, इवन एक्स फियांसी भी था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था। पहले तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, बाद में सोचती है कि इस कमीने ने तो मुझे छोड़ दिया था मरने के लिए, तो मैं इसे देखी क्यों इमोशनल होंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो जैसे तैसे अपने आप को हाइड करती है, और उसके बाद वो ऐसे जा रही थी छुपते छुपाते हुए, और फिर से वो सेन से टकरा जाती है। और सेन से टकराने के बाद वो बोल रहा था कि तुम कैसी हो, मतलब वो ना उसका मजाक बना रहा था, उसके मजे ले रहा था कि क्लीनर वाले पोस्ट पे कैसा लग रहा है। तो हमारी बंदी भी कम थोड़ी है, वो बोलती कि बॉस मैं बहुत ठीक हूँ, ऐसे मुझे ना आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एक बात बताओ, आप ठीक से सोए ना, आपकी तबीयत कैसी है? और उसके बाद वो बोलती कि आप ठीक हो, ऐसे उसे ऐसा दिखा रही थी कि मैं तो बहुत ठीक हूँ। और वो वहाँ से जाने वाली थी बातों को टालते हुए, और तभी जो फेंग है उसे सेन बोलता है कि जाओ जल्द से जल्द 10 मिनट के अंदर मेरे लिए नाश्ता लेके आओ, और वहाँ से चला जाता है ये बोलते हुए कि अगर तुम नाश्ता लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फेंग पहले तो परेशान हो जाती कि हे भगवान 10 मिनट के अंदर इस मनुष्य के लिए मैं कहाँ से नाश्ता लेके आऊँगी। बाद में सोचती है कि इस ऑफिस में तो एक रेस्टोरेंट भी है, एक काम करती हूँ वैसे ऑर्डर कर लेती हूँ। और उसके बाद वो जाती है और रेस्टोरेंट से नाश्ता लेके आती है, और उसके बाद वो जैसे लिफ्ट पे जाती है तो उसे जाना था 29 फ्लोर पे, लेकिन लिफ्ट अटक जाता है 26 फ्लोर पे, और बेचारी को भागते हुए जाना पड़ता है। और वो जैसे उसके ऑफिस तक पहुँच जाती है तो वो फिर से अपने एक्स से टकरा जाती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसका एक्स उसे ना पहचानने वाला ड्रामा करके वहाँ से निकल जाता है। और फेंग सोचने लगती है कि क्या बात है, इसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, या फिर वो मुझे क्लीनर वाले ड्रेस में देख के इग्नोर कर रहा है एम्बैरेस होने से बचने के लिए, कि ऐसी लड़की को मैं एक टाइम पे डेट करता था, ऐसा वो सोचती है। और इसके बाद बोलती है कि ऐसे इस बंदे से मेरा पीछा छूट गया, मैं तो उसी में खुश हूँ बोलती है। और वो मनी मन सोचती है कि ऐसे मेरे लाइफ में इतने गंदे गंदे मर्दों से मेरा पाला पड़ा है तो कोई बात नहीं, एक और है, ऐसा वो सोच के अंदर चल जाती है। और उसके बाद वो बोलती है कि बॉस आपका नाश्ता, लेकिन वो लेट हो चुकी थी। और हमारा जो शेन था वो बोलता है कि तुम लेट हो चुकी हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे नहीं खाना नाश्ता। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो फेंग थी उसे बड़ा गुस्सा आता है, और वो बोलती कि बस अब बहुत हो गया आपका ड्रामा, समझ के क्या रखा है आपने मुझे, मैं कोई रोबोट हूँ, आपकी कोई नौकरानी हूँ जो ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, पता नहीं किस बात की इस तरह से भड़ास निकाला है आप मुझ पे, पता नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं है आपके साथ, लेकिन हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो, पता है मैं कितना ज़्यादा काम हो के आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन नहीं, आप तो मेरी खामोशी को ना कुछ भी ऐसे बहाना करके मुझे और ज़्यादा कमज़ोर दिखाने की ट्राई कर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे आपका जब नहीं चाहिए बोलती है, और वो अपने 2 ID कार्ड को ऐसे उसके टेबल पे रखती है, और वो बोलती है कि आपकी जब आप ही को मुबारक, होप करती हूँ कि आज के बाद आपकी और मेरी ना कभी मुलाकात हो भी ना। गुड बाय बॉस, मनुष्य आदमी, साइकोपैथ, पता है तुम्हारी वजह से ना दुनिया पागल हो रही है, इवन तुम्हारे ऑफिस के लोग भी तुम्हें पसंद नहीं करते, पागल मनुष्य बोल के वहाँ से निकल जाती है। ये सुनने के बाद तो जो शेन था उसे ऐसे घूर के देख रहा था, और असिस्टेंट सोच रहा था कि यार मेरे बॉस को पहली बार कोई लड़की इतना सुना रही है, ऐसा वो सोच रहा था। सो बाहर आती है जो फेंग, और वो इतना खुश फील कर रही थी ना, पहली बार वो कंजस्टेड वाली फीलिंग नहीं कि मतलब दिखावा करना पड़ रहा है, उसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी थी।
सेन पे। और तभी वहाँ पर गाड़ी आता है जो उसके एक्स का गाड़ी था, और उसका जो असिस्टेंट था वो बोलता है कि मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। सो अब वो गाड़ी के अंदर चली जाती है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊँ तो ये पता चलता है कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इन मोमेंट पे उसने शादी करने से मना कर दिया, और उसकी जो बहन है, उसकी कजिन सिस्टर, उसी से उसने शादी कर ली थी। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी इसको पसंद करता है, क्योंकि सेकंड लीड का तो काम ही है काम खराब करना। और उसके बाद वो उसे बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, मैंने ढूंढने की बहुत ट्राई किया, तुम अचानक से गायब हो गई थी अंकल की डेथ के बाद, ऐसा वो बोल रहा था। और जो फेंग थी वो बोलती कि अभी तुम मेरे बहन के पति हो, तो ये सारी बातें ना तुम्हें शोभा नहीं देती, प्लीज़ हमारे रिश्ते का थोड़ा लिहाज करो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ आज के बाद ना मुझसे मिलना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी हमारे पास की बातें कोई करे। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ, तो एक काम करो तुम भी उस चीज़ को भूल जाओ। तुम्हारी एक अच्छी सी एक प्यारा सा बेटा है, मुझे पता है, और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी बहन के साथ तुम खुश हो, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने पास्ट को ऐसे कोरत कर ना अपने पीछे घावों को ताज़ा मत करो, ऐसे वो सजेशन करती है। और उसके बाद जो उसका एक्स था उसे एक चेक दे के बोल रहा था कि इसको लेके जाओ और कुछ अच्छा सा स्टार्ट करो, तुम मेरी फ्रेंड भी थी और मेरी गर्लफ्रेंड होने से पहले साओ बोल के उसे मनाने की ट्राई कर रहा था। और जो हमारी फेंग थी वो बोलती कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलती है। इन दोनों की बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि उसका जो एक्स था उसे अभी जो फेंग का बच्चा है उसके बारे में भी पता था। तो हमारी फेंग ये बोलती है कि जो बच्चा वाला सीक्रेट है प्लीज़ किसी के सामने रिवील मत कर देना, इवन मेरे फैमिली वाले के सामने भी नहीं, ऐसा वो बोल के वहाँ से निकल जाती है। और जो उसका एक्स था वो अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि ये पता लगाओ कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फेंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में नाइट क्लब पे चली जाती है और जब छोड़ने का फ्रस्ट्रेशन सेन के साथ शेयर कर रही थी, और वो बोलते कि अब मैं रेंट कैसे पे करूंगी और मेरे बेबी का क्या होगा। बेबी का नाम सुनने के बाद सेन पूछता है कि बेबी मतलब, तभी फेंग बोलती कि मेरा मतलब कि वो मैंने ना 2 पपीज को पाल के रखा हुआ है, तो अब उसका मैं क्या पिलाऊंगी, बोल के बातों को टाल देती है। सेन बोलता है किसने बोला था तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए। अब बुक तो ये सुनने के बाद फेंग बोलती कि मुझे थोड़ी पता था कि मेरा गुस्सा मुझे इतना ज्यादा नुकसान देगा। और उसके बाद वो बोलती कि तुम ना मेरे मजे लेना बंद करो, ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ, बोल के ऐसे कंटिन्यूसली बकबक किए जा रही थी। और शन अपना फोन यूज करने लगता है। फेंग बोलती है कि तुम मेरी बातें सुनो, फोन यूज मत करो, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मैं क्या करूंगी इस दुनिया में, बोल के उसका सर खाने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शन बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो। और तभी जो फेंग थी उसे कॉल आता है ऑफिस से और उसे वापस बुलाया गया था। वो काफी खुश होती है और उसे गले लगाती है और वो बोलती कि यार थैंक फाइनली जब मिल गया, मैंने तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मेरे लिए बहुत लकी हो, बोल के स्माइल करने लगती है। सेन को ऐसे करने के बाद सेन बोलता है कि एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, तो अब मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा, बोल के उसके नजदीक आता है। तभी फेंग बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। और उसके बाद मनी मन सोचती कि क्या बात है, मैंने अपने बॉस के बारे में बात कर दी तो ये जेलस है क्या, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसका जो प्रोफेशन है वो गलत है और मैं इसको ना गलत उम्मीद नहीं दे सकती, बोल के अपनी मनी मन में कुछ भी खाने पुलाव पका रही थी। यानी कि उसे लग रहा था जो मतलब क्लब में वाला सेन है वो उसे पसंद करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है जो हमारी शेन थी वो साफ सफाई कर रही थी, ऊपर से जो एक्स मैनेजर था उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्टून ऐसे फेंकता है ताकि उसे चोट लगे, लेकिन उसका एक्स आके उसे बचा लेता है। शेन और उसका असिस्टेंट ऊपर वाले माले से ये सब देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसका एक्स था वो फेंग को बोलता है कि शेन बहुत डेंजरस मैन है, तो प्लीज इससे दूर रहना, ये किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा वो बोल के उसे डर आता है। हमें रिएक्शन में दिखाया जाता है जहाँ बच्चे के साथ डिस्कशन हो रहा था, यानी कि जो बेबी था फेंग का उसके पास गए हुए थे शेन और सारे लोग, और जो बेबी था वो बोलता है कि अंकल आपको पता है बच्चे का किडनैपिंग करना इलीगल है, ऐसा वो बोलता है। इस सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है कि बस ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है, और शेन बोलता है बकवास बंद करो। और उसके बाद जो हमारा बेबी था वो बोलता है कि आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों रख रहे हो। तभी असिस्टेंट बोलता है कि बेटा हम लोग गलत इंसान नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो, अगर हम लोग गलत इंसान होते
होते तो तुम्हारे प्रिंसिपल हमें मिलने क्यों देते तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जो बेबी था वो बोलता है कि वो बात तो ठीक है अंकल, लेकिन आपको क्या हेल्प चाहिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि कुछ दिन पहले तुम अपनी मम्मा के साथ मार्केट पे गए थे और तुम्हें किसी ने एक चीज दिया होगा। तभी वो बोलता है कि मैं एक तो सबसे पहले बच्चा नहीं हूँ अंकल, और दूसरी बात मुझे याद नहीं आ रहा। तभी वो फोटो दिखा के बोलते कि बेटा इस इंसान को देखा है। तभी जो हमारा बेबी था वो बोलता है कि अंकल मैंने इनको देखा था और उन्होंने मुझे चिप भी दिया था, लेकिन मेरा जो पप्पी है ना वो उस चिप को खा गया, अब तो उसके मतलब पत्ती आने का इंतजार ही करना पड़ेगा बोल देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर जो फिल्म थी उसके घर पे एक गुंडा चला जाता है जिसने वहां पर सुना हुआ था इस बात को, और उसके बाद वो उस बकूब को लेकर चला जाता है। और वहां पर ऑलरेडी सिंगल लोग भी आए हुए थे, दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन उन लोगों को कुछ खास मिल नहीं पाता क्योंकि वहां पर सच में कुत्ते का टट्टी था, ना की कोई चीज। और नेक्स्ट में फ्रेंक को उसका बेटा वो चीज दे देता है। और उसके बाद जो फ्रेंक थी उससे पता नहीं कैसे आइडिया हो जाता है कि उसका बॉस का है, तो वो सोचती है कि अच्छा आइडिया है इसके सामने इंप्रेशन बनाने के लिए, और मैं उसे दे दूंगी और मामला खत्म हो जाएगा, मेरा बेबी सेफ रहेगा, ऐसा वो सोचती है। अब इसमें वो चाह के देने वाली होती है, वो देखती है ऑलरेडी जो कल की हरकतों की वजह से मैनेजर को डांट पड़ रही थी, और अभी सेंटर के साथ क्या था उसे जॉब से निकाला जाएगा, क्योंकि हमारा शेम के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी की ऑनेस्टी, और ये बंदा ऑनेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, ये बार बार गलतियां कर रहा था और इंटेंशनली गलतियां कर रहा था, इसीलिए वो उसे जॉब से निकाल रहा था। और मैनेजर बिल्कुल मान नहीं रहा था, मैनेजर सीधा जाके चाकू रख देता है फ्रेंक के गले में, और वो बोला था कि इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो उसे बोल रहा था ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना, और वो वहां से जाने वाला था तो हमारी जो फ्रेंक थी उसके गले में थोड़ा सीरियस वाला कट लग जाता है और बंदी वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन दिखाया जाता है अभी शन के घर पे, जब हमारी बंदी उठती है तो वो देखती है वो यहाँ पर है, और वो बोलती है यहाँ पर क्या करूँ, ना सारी सिचुएशन बता देती है कि तुम्हें थोड़ा चोट आई है तो एक दिन आराम कर लो। और उसके बाद वो सोचती है कि बहुत खर्चा लगा होगा, तभी वहां पर शेन आता है और वो शेन को पूछती है कि ये सब क्या है। तभी शेन बोलता है कि मेरी वजह से मेरे ऑफिस में तुम्हारे साथ ये सब हुआ था, आई एम रेस्पॉन्सिबल, इसीलिए तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो फ्रेंड थी वो बोलती कि जितना पैसा लगाए मेरे खर्चे में वो देने की जरूरत नहीं है, कम करो ना मुझे दे दो, मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगी, मैं तो ऐसे ही करती, मैं ठीक को बोलती है। ये सुनने के बाद जो हमारा शेन था वो बोलता है कि ये कितनी बड़ी लालची है, और उसे घूर के देख के वहां से निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो फ्रेंड थी वो बालकनी में चली जाती है, और बालकनी में जाने के बाद वो शेन को कॉल करती है, यानी कि नाइट क्लब वाला शेन, और वो बोलती है कि तुम कहाँ पर हो, और तभी वो भी सेम क्वेश्चन पूछता है तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉस के घर पर हूँ। और तभी जो हमारी फ्रेंड है वो बोलती है तुम कहाँ पर हो। तभी जो शेन था वो बोलता कि मैं एक कम अकल वाली बंदी के साथ हूँ, वो मेरा सर खा रही है। इस सुनने के बाद वो हंसने लगती है, और उसके बाद शेन बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो सारा मामला बताती है कि मुझे चोट आ गई थी तो मेरा बॉस यहाँ पर रख रहा है मुझे। ये सुनने के बाद शेन ऐसे इनडायरेक्टली पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने तो बोला था तुम्हारा बॉस बहुत बड़ा सड़ू है, अकड़ू है, बेबी है, बहुत गंदा है, तुम्हें परेशान करता है, तो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद तो बोलती कि नहीं, उससे थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसके ऑफिस में मेरे साथ वो सब हुआ, इसीलिए। ये सुनने के बाद शेन फिर से बोलता है कि फिर भी तुम आपके बॉस को मैनेज बोलती हो ना, और वो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये सुनने के बाद जो फ्रेंड है वो सोचने लगती कि हाँ ये बात तो सच है, कहीं उससे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। और उसके बाद वो सोचती कि हे भगवान मैं क्या करूंगी, इसे ऐसा कुछ मन में आ रहा है तो मैं तो इसे मना भी नहीं कर सकती, वो तो मुझे मार डालेगा। और वो सोचती कि उसे सच में मुझे क्रश तो नहीं है, ऐसा बोल के वो अपने अंदर ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो बंदी थी वो रूम में थी, तभी आ जाता है शेन, और वो बाथरूम में आया हुआ था, वो तो डर जाती है और उसको नजदीक नजदीक आ रहा था, और वो बोली थी कि देखो आप ना ऐसे मत समझना कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसे बोल के आपने चेस्ट को कवर कर रही थी। तभी शेन वहां से एक बुक लेके चला जाता है और वो सोचती कि इसने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो फ्रेंड थी वो अपने उसको अपने आंटी का कल आता है, ये बोल के एक गेट टुगेदर है पूरे खानदान का, तो तुम भी आ जाना। वो चली जाती है क्योंकि उसे धमकाया गया था कि अगर नहीं आए तो बेबी के बारे में हम बता देंगे। सो ये सुनने के बाद उसे जाना पड़ता है। वहां पर जाने के बाद सच में गेट टुगेदर तो था, लेकिन ऐसा वाला गेट टुगेदर था कि जहाँ पर हमारी फ्रेंड को टारगेट किया गया था कि उसका 5 साल पहले क्लब पे जाके किसी रैंडम लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था, इसका बाप जिंदा होता तो क्या करता, इसके बेबी का बाप कौन है, वही सारी चीजें चल रहा था जो टिपिकली हर चाइनीज ड्रामे में होता है। और हमें दिखाया जाता है जो फ्रेंड थी वो काफी नाइस फील कर रही थी और वो अपनी बहन यानी कि बाइलू को
बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो रीजन ये था ना, उस टाइम पे वो उस क्लब में इसकी वजह से गई थी, क्योंकि इसने उस्काया था कि तुम सी फैमिली से बदला लेने के लिए, यानी कि जो उसका अभी हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब बायलू का, तो उससे बदला लेने के लिए तुम किसी और लड़के को बुक करके उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लो। तो वो वही बताती कि तुम्हारी वजह से वो सब हुआ था, तुमने मुझे फोर्स किया था वो सब करने के लिए। और वो अपनी बहन को एक तमाचा भी लगाती है, जिसके चक्कर में उसे भी एक तमाचा खाना पड़ता है। और इस फैमिली ने अभी उसके पापा से सारी बिजनेस को पहले हड़प लिया था, जो दोनों भाई ने मिलकर स्टार्ट किया था। बाद में जो पापा थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, इसी बात की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर लिया था। ये सारी बातें हमें यहाँ पर रिवील होता है। और वो बोलते हैं कि तुम लोग ये मत सोचना कि मैं तुम लोग को ऐसे ही छोड़ूंगी, और उसके बाद वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट में दिखा जाता है शेन जब देखता है हमारी फ्रेंड की गाल पे तो चोट का निशान है, उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अभी हमें एक और ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लासिक नेकलेस ऑक्शन में आने वाला था, और वो सोचता है कि मैं इनका मजा तो जरूर चखाऊंगा। और वहां पर हमारा शेन फ्रेंड के साथ था, और उसके आंटी और उसकी फैमिली वाले भी आए हुए थे। ऑक्शन चल रहा होता है और शेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि लास्ट टाइम फेंग को काफ़ी मार पड़ी थी उसके घर वालों से, इसीलिए वो ऐसे ही उन लोगों को दिखाने के लिए भी फेंग के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था। और उसके बाद जो ऑक्शन में नेकलेस की बोली लगने वाली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली लगा लेता है। और बायलू उससे भी ज़्यादा बोली लगाने के लिए रेडी थी, लेकिन उसकी मामू से रोक लेती है और वो बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन से कोई भी पंगा नहीं लेता, तो हम भी पंगा ना ले, वही बेटर है। और उसके बाद नेकलेस फेंग का होता है और फेंग को गिफ्ट कर देता है। ये देखने के बाद फेंग सोच रहे थे कि इतना महंगा गिफ्ट है, मुझे गिफ्ट क्यों कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जो बायलू थी वो सबके सामने इसे बेइज्जत करने की ट्राई कर रही थी फेंग की, ये कहते हुए कि इसका तो वन नाइट स्टैंड हो गया था बहुत साल पहले, वो ऐसे रैंडम किसी के साथ भी सोने टाइप की लड़की है। लेकिन उसकी मम्मी से तमाचा लगा देती है। और उसके बाद जो शेन था वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है, ऐसा वो बोल देता है और उसे अपने पास लेके चला जाता है। बायलू को तो ऐसे ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है जो फेंग थी वो अपनी चुड़ैल आंटी और ड्रैकुला बहन को इस हाल में देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी इन लोग उससे इतना जलते थे, इतना ज़्यादा गुस्सा करते थे, और उल्टे आज फेंग के साथ अच्छी चीज़ें हो रही थी और उसकी आंटी और उसकी बहन ऐसे मतलब रास्ते पे आ चुके थे। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में गाड़ी में शेन बोलता है फेंग से कि तुम्हारे नाइट क्लब वाले किस्से तो कुछ ज़्यादा ही फेमस नहीं है। ये सुनने के बाद फेंग बोलती कि नहीं ऐसा कोई किस्सा नहीं है, वो तो बकवास कर रही थी, ऐसा बोल के बात को टालने की ट्राई करती है। और उसके बाद फेंग पूछती है कि ये नेकलेस मुझे क्यों दे रही हो। उसे तो मन ही मन में लग रहा था कि कहीं ये मुझसे सच में प्यार व्यार करने नहीं लगा, अगर मैं इसे मना कर दूँ तो ये मेरा गला ना काट दे। वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बकबक करने टाइप की लड़की, तो वो इमेजिनेशन की एक और लेवल हद पार करती है। और उसके बाद वो उसे वापस देते बोलते कि मैं इसे नहीं ले सकती। ये सुनने के बाद शेन बोलता है कि क्यों। तभी फेंग बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो बॉस, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना बड़ा नेकलेस ले सकती हूँ। और प्लीज़ हाँ, आप अपने मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग मत रखना, क्योंकि आपका मेरा कोई मिलन नहीं है, आप बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करती हो, आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोल के और उसे उसकी तारीफ भी कर रही थी और जिसमें जटा भी रही थी कि आपको मुझ पर क्रश है टाइप का। और वो ये बोलती थी कि मेरा कोई BF है। और ये सुनने के बाद शेन बोलता है कि एक बात बताओ, ये ओवर द टॉप वाली बात तुम करना कब बंद करोगे। तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है, बकवास बंद करो, ऐसा कभी है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने गंदे दिन भी नहीं आए। बोल के वो बोलता है कि अगर नेकलेस लेना है तो लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं लेना है तो मैं फेंक देता हूँ, बोल के उस नेकलेस को बाहर फेंकता है। जो सेम फेंक थी वो बोलती कि आपका दिमाग खराब हो गया, बस आपने क्या क्या पता है, इतना महंगा नेकलेस फेंकने की क्या जरूरत थी। तभी बोलता कि कोई बात नहीं, तुम भी जाओ बाहर, बोल के वो गाड़ी से उसे भी निकाल देता है। फेंग बोलती है कि ये बंदा तो मनुष्य का मनुष्य रहेगा, ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो सोचती है कि चलो मैं अपने बंदे को कॉल करती हूँ, और वो नाइट क्लब वाला शेन यानी कि जिसको न्यू कहके बुलाती थी उसे कॉल करती है। और शेन सोचता है कि मुझे कॉल क्यों कर रही है, और वो फ़ोन को पिक करता है। और उसके बाद फिर से अपने बॉस के बारे में 200-400 गालियाँ देने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ ना, उस कमीने ने मुझे तो रास्ते में छोड़ दिया। तभी वो सोचता है कि चलो इसके साथ थोड़ा टाइम पास किया जाए। और उसके बाद वो अपना जो मार्क्स था वो लेके वहाँ के लिए निकल जाता है। रात हो चुकी थी
और जो फेंग थी वो ऐसे रास्ते से जा रही थी तो 2-4 ऐसे फिर से गंदे वाले लोग आके फेंग को परेशान करने लग जाते हैं और शेन आके उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर नाइट क्लब वाले के कमरे आया हुआ था। गाड़ी में जाने के बाद वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? और वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, एक काम करो, अगर प्रॉब्लम में हो तो बॉयफ्रेंड को कॉल किया करो, मुझे नहीं। और तभी फेंग बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, जब मैं प्रॉब्लम में थी तो सबसे पहले तुम्हें याद आए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलता है कि चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी जो फेंग है वो बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि सच्ची में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने बोला था तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग हो। ये सुनने के बाद जो फेंग थी वो हंसने लगती है, बोलती कि ऐसा नहीं है, वो बॉस बहुत अच्छे है। तभी वो बोलता है कि तब प्रॉब्लम क्या है? तभी फिर से फेंग बोलती है कि वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाऊंगी और वो बहुत रेपुटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं और मैं क्या हूँ, मेरे पास ना कुछ पैसे है ना कुछ है ना, और मेरी बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं उन्हें कभी भी ना झूठे ऐसे उम्मीद दे नहीं सकती, ऐसा वो बोलती है। शेन समझ जाता है और उसके बाद वो उसे बोलती है पर मैं क्या सोच रही थी ना, बॉस के दिल में मेरे लिए फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इस बात को टालने के लिए मैंने ना ऐसे ही बोल दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो मुझे अभी फिलहाल एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। तभी जो शेन था वो बोलता है कि एक काम क्यों नहीं करती, फिर से किसी को बुक कर, ऐसे भी तुम ये सब कामों में तो एक्सपर्ट हो। ये सुनने के बाद फेंग बोलती है कि यार मेरे साथ मजाक मत करो, सच्ची में मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनके आ सकती हो? शेन बोलता है कि पागल हो गई हो। तभी फेंग बोलते हैं कि सच्ची वाले नहीं, फेक वाले बॉयफ्रेंड, बस ना मेरे ऑफिस पे आ जाना तो सबको लगेगा ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मामला निपट जाएगा। अगर बात बॉस तक पहुंचेगी तो। ये सुनने के बाद वो सोचता है कि ये सच्ची में पागल हो रहे थे और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरी ये मदद करोगे ना तो तुम मुझे जो पैसे देने वाले हो उसका मैं डिस्काउंट कर दूंगी ना, प्लीज़ मदद कर दो बोलने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग को पता चलता है वो प्रमोट हो गई है शेन के असिस्टेंट के तौर पे। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद उसके पास तो अभी भी चिप था हमारे शेन का। वो सोचती है मैं बॉस को उनके कॉफ़ी में डाल के दूंगी वो चिप और वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे जब वो कॉफ़ी पीने वाले होंगे। तो अचानक से अगर उनके हाथ में वो चिप लगेगी तो सोच के वो ऐसे मतलब कुछ भी आइडिया लगा के कॉफ़ी लेके चले जाते हैं मीटिंग में। लेकिन जो फेंग थी उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो कॉफ़ी असल में तो पीना था शेन को, लेकिन वो उसके मतलब दूसरे बंदे जिसके साथ मीटिंग करने आया हुआ था जो बंदा, उसको देने के लिए बोलता है और उसे ना चाहते भी उसको उस बंदे को देना पड़ता है। और जैसे वो बंदा कॉफ़ी पीता है तो उसके गले में जाके अटक जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सब लोग शौक में आ गए थे। पहले तो गलतफहमी हो गई थी कि शेन ने कुछ गलत सलत ना कर दिया हो, लेकिन बाद में वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है और वो बंदा भी बोलता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इसे कुछ मत करना। और उसके बाद हॉस्पिटल वाला सीन, डॉक्टर बोलते हैं वो जब सर्जरी करेंगे तो उसमें निकल जाएगा और हमें निकल जाता है। जो फेंग थी उसे बहुत गाली पड़ती है। वो बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे, तुम्हें आइडिया भी है, तुम सीधा सीधा मुझे नहीं दे सकते क्या? तभी फेंग सारा किस्सा बताती है और उसके बाद वो ये नहीं बताती कि मेरे बेटे को मिला था। वो बोलती है कि मेरा कुत्ता था जो एक दिन में से मॉल में घूमने गया था तो उसने वो खा लिया था गलती से और मैं उसकी टट्टी का आने का वेट कर रही थी बोल के वो बहाना करती है। फेंग को कुछ भी सुनाने का कोई फायदा तो नहीं था, इसलिए शेन उसे चुपचाप बोलता कि ठीक है कोई बात नहीं। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में वो जो हमारी शेन थी वो कॉल करती है, फेंग थी वो कॉल करती है शेन को, लेकिन वो ना अभी फ़ोन ऑफ करना भूल गया था इसीलिए वहीं पर रिंग बज रहा था। शेन सोचता है कि अरे मैं तो फ़ोन साइलेंट करना भूल गया और उसके बाद वो जैसे तैसे फ़ोन को साइलेंट करता है। लेकिन दिखाया जाता है उसी टाइम पे उसके असिस्टेंट का भी कॉल आ रहा था। इसी बात की वजह से वो फ़ोन को उठाने बाहर निकलता है। शेन को इसे देखने के बाद जो फेंग सोचती है कि क्या ये मेरा नाइट क्लब वाला फ्रेंड, और उसके बाद वो सोचती है कि चलो चेक करती है और वो कॉल उठाता है। तो वो बोलती है कि एक काम करो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, सबको लगना चाहिए कि तुम मेरे सच्चे बॉयफ्रेंड हो। कुछ देर बाद दिखाया जाता है एक बंदा आता है बिल्कुल सेम के हाइट और उसके लुक्स जैसा, और वो मार्क्स में आया हुआ था और सबको सच में लग जाता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। गाड़ी में जाने के बाद ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही हंस रहा था और
ऑडियंस के नोटिस के लिए बता दूं, जो असली शेन है वो तो कभी स्माइल करता भी नहीं था। इसी बात की वजह से वो बोलते कि क्या बात है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हो, आज क्या है। तो ये बोलता कि कुछ नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ना, मैं यहाँ पर तो बॉयफ्रेंड बन के आ रहा हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा इंप्रेशन जमानी चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो कॉल करता है उसको, और वो उसे बोलता है कि अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारा मैं हाथ तोड़ूंगा, चुपचाप अपना काम करो, ओवर टची होने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बोल के उसे वार्न करता है। जो शेन था अब फेंग से सारा कांटेक्ट बंद कर देता है, और हमारी जो फेंग है वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, और उसे कांटेक्ट करने की ट्राई भी करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी फ़ोन रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था। और बहुत दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, और बेचारी फेंग वो तो क्लब वाले शेन को बहुत मिस कर रही थी, उसे थोड़ी पता था कि वो उसी का बॉस है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद एक मैसेज आता है जहाँ पर ढेर सारा अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया था, और वो शेन की तरफ से था, और उसने बोला था इसके बाद हमारा कोई भी रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, अब मुझे बात भी करने की ट्राई मत करना, अगर मैं कहीं दिखूंगा तो भी मेरे सामने मत आना। ये देखने के बाद फेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करने लग जाती है। और बाद में वो सोचती है कि ऐसे तो मुझे 100 लोग मिलेंगे, मुझे इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है, वो भी एक नाइट क्लब बॉय से, ऐसा वो सोच के अपने आप को शांत कराती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फेंग जाती है अपने ऑफिस पे, और गलती से उसके हाथों से पानी गिर गया शेन के शर्ट पे। शॉर्ट भी उस साइड का था कि जो हाथ का जो कॉलर होता है ना, वहाँ पर पानी गिर गया था। तो उसको साफ करते टाइम हमें दिखाया जाता है जो फ्रेंड थी वो देखती है शेन के हाथों में टैटू है थोड़ा सा, तो वो मतलब ऐसा होता है ना कि झलक देख लेती है। ये देखने के बाद उसे डाउट होता है, तो वो फिर से पानी गिरा के और साफ करने लगती है। शेन पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। तभी वो बहाना करते हैं कि आपके सर पे धूल लगी हुई थी तो मैं उसी को साफ कर रही हूँ। शेन बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेहरबानी तो इसी में होगी अगर तुम यहाँ से चली जाओगी। तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, और लेकिन उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि मैं भी ये बंदा हो सकता है, और वो अपनी बात याद करने लगती है, और वो सिमिलरिटी याद करने लगती है नाइट क्लब वाले बंदे पे और इस पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में जब हमारी बंदी घर पे थी तो उसके लिए एक पार्सल आ जाता है। पार्सल देखने के बाद वो थोड़ा सस्पिशियस होती है, क्योंकि वो पार्सल कुछ अजीब सा ही था, और उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत लोगों को पता तो नहीं चल गया मेरा एड्रेस वो चिप की वजह से। और उसके बाद वो घबरा जाती है, और वो अपनी मम्मा और अपने बेटे को बाहर के लिए भेज देती है कुछ दिनों के लिए, ताकि ये दोनों तो सुरक्षित रह सके। वो दोनों पहले जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में वो बोलते कि जैसे यहाँ पर सिचुएशन सही होगा मैं आप दोनों को बुला लूँगी, प्लीज़ आपकी सेफ्टी के लिए करिएगा, आप लोग जाओ। तो उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। रात को दिखाया जाता है जैसे ही शेन अपने घर पे थी तो अचानक से लाइट बंद पड़ जाती है, और ये देखने के बाद वो सोचती है क्या हो गया, और वो ऐसे पावर बटन से करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहाँ से तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ये देखने के बाद वो घबरा जाती है, और उसके बाद वो सोचती है कि कहीं वो गलत लोग तो नहीं आ पहुँचे यहाँ पर, और वो उसके बाद शेन को हेल्प के लिए कॉल करने लगती है। शेन सोचता है कि ये मुझे क्यों कॉल करे, मैंने तो बोला है कि इसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने हैं। तो वो सोचता है पहले कि ये नाइट क्लब वाले बंदे को बुला रहे हैं या फिर मुझे, और उसके बाद वो सोचता है कि कहीं उसने उस दिन टैटू तो नहीं देखा, इसकी वजह से वो मुझे टेस्ट करने के लिए बुला रही है। ऐसे उसके मन में 100 सवाल चल रहा था, और वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। फिर से वो कॉल कर रही थी और इधर उधर रूम में भाग रही थी, क्योंकि सच्ची में कोई रैंडम सा मास्क पहना हुआ बंदा और डरावना था, वो वहाँ पर पहुँच चुका था। बेचारी जैसे तैसे अपने आप को बचाने की ट्राई कर रही थी, और एक बार गलती से उसके फ़ोन से एक मैसेज चला जाता है उप्स लिखा हुआ। तो अब तो शेन को डाउट हो गया सच्ची में कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं आ गए, वो चिप वाले बंदे तो नहीं आ गए। तो उसके लिए घर के लिए निकल जाता है। शेन बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पर। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालने की ट्राई कर रही थी, वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर ही लेता, लेकिन लकीली एंड मोमेंट तक हमारा हीरो पहुंच जाता है, और उसके बाद वो उसे वहाँ से बचा लेता है। जैसे वो उठा के बाहर आने वाला होता है तो वहाँ पर एक डॉल भी उसका पैर पड़ जाता है, और हमारी फेंग वो तो सोच रही थी हे भगवान आज मैं पकड़ी ना जाऊँ, लेकिन बाद में जो शेन था वो सोच रहा था मन ही मन में कि ये इतनी बड़ी हो गई और इस डॉल से खेलती है, ऐसा वो सोच रहा था। और वो उसे लेके घर के लिए निकल जाता है। घर पे जाने के बाद डॉक्टर आ जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट चलता है। थोड़ा सा चोट वोट आ गया था, तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारी फेंग थी उसे डाउट था शेन पे कि कहीं ये मेरा मतलब मेरे बेबी का फादर तो नहीं। तो वो जानने के लिए वो एक प्लान बनाती है। वो नहा रहा होता है तो वो वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रही थी। वो अपने फ़ोन को उठा के
उसके बात पे गिरा देती है। शेन ऐसे घूर के बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद फेंग बोलती है कि नहीं, वो गलती से गिर गया, प्लीज़ आप दे दोगी। और उसके बाद जैसे वो फ़ोन को उठा के देता है तो उसके हाथ को पकड़ती है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हो गया ये तो गलत वाला हाथ है। और उसके बाद वो फिर से ऐसे कोई उल्टी पुल्टी हरकत करने वाली थी तो शेन बोलता है कि तुम मुझ पर लाइन मार रही हो, ट्राई मार रही हो। तभी फेंग बोलते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपकी क्या बोल रहे हो, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। और वो बोलती कि ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आप भूल गए क्या, उस दिन मेरे ऑफिस पे आया था, बड़ा हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है मेरा, तो मुझे आप पे लाइन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा बोल के फुल एटीट्यूड में चली जाती है। शेन सोच रहा था कि इसका दिमाग तो सच्ची में ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट वाले सीन में दिखाया जाता है दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। जो सेन था वो फेंग को पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। और तभी वो उसको सारा सच बता देती है कि वो बैंकरप्ट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये सुनने के बाद वो बोला था कि मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या, तुम्हारे पापा ने कुछ छोड़ा नहीं है क्या। नॉर्मली पेरेंट्स तो कुछ ना कुछ छोड़ लेते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। ये सुनने के बाद ये बात उसके मन में भी खटक जाती है और वो सोचती है कि मुझे अपने अंकल से बात करनी पड़ेगी। और अंकल ऐसे तो उसके साथ बात करने के लिए रेडी होने वाले नहीं थे, इसीलिए वो फिर से सेन को मस्का लगाने लगती है कि प्लीज़ मेरी इतनी मदद कर दो ना, आप तो इतने पावरफुल हो रहे इससे जो तो आपकी तो हर कोई बात मानता है, आपके लिए ये बात कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप मेरे अंकल से मेरी बात करवा पाओ, वरना अगर मैं जाऊंगी तो बाइलू और उसकी मम्मी मेरी जान ले लेगी, प्लीज़ बोलती है। पहले तो वो उसे मना कर रहा था, बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोलो ना, लेकिन वो बाद में पूछता है कि ठीक है मैं इतना हेल्प कर दूंगा तुम्हारा, क्योंकि मुझे भी तुमसे पीछा छुड़ानी है, ऐसा वो बोलता है। सो हमें दिखाया जाता है हमारी बंदी जाती है अंकल से मिलने के लिए और उनसे सारा सच पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था अंकल, और मेरे पापा ने क्यों खुदकुशी की, क्या सच्ची में मेरे पापा खुदकुशी कर सकते हैं, इतने बुज़दिल थे। ये सुनने के बाद उसके अंकल बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे और वो बोल रहे थे कि उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। और अभी वो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मतलब बहुत पावरफुल, जिनकी वजह से तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया है ना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किसकी वजह से सुसाइड कर लिया, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम थोड़ा बच के रहना, अगर उन लोगों को ये पता चलेगा कि तुम उनकी बेटी हो तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। जो शेन थी उसे फेंग ही उससे अंकल एक पार्सल देते हैं और वो बोलती कि ये तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, उन्होंने बोला था तुम्हें देने के लिए। और उसके बाद वो बोलते कि आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया। तभी अंकल बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे तुम्हारे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज़रूरी है, अगर मैं पहले दे देता ना तो शायद तुम सेफ ना रह पाती, तो इसको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना, ऐसा वो बोल रहे थे। एक पार्सल जैसा था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ और मेरी बेटी से थोड़ा दूरी रहना, क्योंकि उन लोगों को मैं रोक नहीं पाता तुम्हें हार्म करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ईविल है, ऐसा वो बोल रहे थे। यानी कि अंकल दिल के बुरे नहीं थे और उसके पापा ने क्यों खुदकुशी किया उनको अच्छी तरह से पता था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग अभी थोड़ा अच्छे मूड में थी और वो घर के लिए निकल जाती है। और वो ऐसे हमारा जो शेन था वो ऐसे बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो उसे ऐसे घूर के देखती है। और बास्केटबॉल खेलते टाइम जो उसका ऊपर पहना हुआ ट्रैक का जो सूट था, सूट का जो कवर था वो थोड़ा नीचे चला गया था और उसका जो टैटू था वो पूरा का पूरा दिख जाता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं उसके बच्चे का पिता था, यानी कि उसे वो नाइट क्लब वाला बंदा और इसके बारे में पता चल गया कि ये दोनों सेम ही है।